भली का नाज़रीन, अॼु असांजो प्रोग्राम जो जेको मौज़ू आहे उहो शीमा जी सां ॻाल्हि ॿोल आहे ऐं उन जो ॿियो हिसो आहे जंहिंखे असीं तव्हांजे साम्हूं पेश कयूं था। अचो त शीमा जी सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था ऐं उन जी ज़िंदगी बाबति सवाल जवाबात कयूं था। जिस एरा की आप बात कर रही हैं, कल्चर ज़्यादा एक्सेप्टेंस थी वहाँ पे, तो ज़ाहिर है सिंधी हो, बलोची हो, पंजाबी हो, कश्मीरी हो, सराइकी हो, तो हर सूबे हर खित्ते में जो है वो रवायती म्यूज़िक तो मौजूद है। बिल्कुल। फिर उस वक्त जब एक सिर्फ जो डांस पर क्यों एतराज़ात होते थे? हाँ, सबसे ज़्यादा डांस पे, मतलब मैं बिल्कुल, समझती हूँ हाँ, बहुत सबसे सारे ज़्यादा। आर्ट्स पे है देखे, बिल्कुल। मगर सबसे ज़्यादा डांस पे वो इसीलिए है, मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरी समझ में आता है इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से बड़े सगीर में डांस उभर के आया, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग समझते हैं, वो दरबार में हुआ, है ना। दरबार में जब हुआ तो वो बादशाहों को खुश करने के लिए पेश किया जाता था। तो वो एक ये, तो उसमें ये था कि ये जब डांस हो रहा है तो ये उस वजह से हो रहा है कि मर्द, और ज़्यादातर बादशाह तो मर्द ही थे ना। बिल्कुल, और राया जो वहाँ पे अंदर मौजूद होती है वो भी मर्द होते। तो ये एक ये चीज़ थी। दूसरी बात मेरे ख्याल से ये है कि लोगों ने जो इसमें मज़हब ढूंढने की कोशिश की। हालांकि मज़हब में कहीं लिखा नहीं है कि आप रक्स नहीं करें, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ना। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है इन लोगों का नाम लेना, अमीर खुसरो से लेके बुल्ले शाह का और शाह लतीफ़ का, इन सब का नाम लेना कि ये सब खुद करते थे। तो ये क्या मजहबी लोग नहीं थे, है ना। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि मर्दों का समाज जो है औरतों को रक्स करते हुए क्यों नहीं बर्दाश्त करता, क्योंकि देखिए जब अब सोचिए कि मैं स्टेज पे आती हूँ और मैं खड़ी होती हूँ और मैं खड़ी होती हूँ तो मैं क्या कह रही हूँ, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कह रही हूँ कि ये मैं हूँ और ये मेरा जिस्म है और मैं प्राउड हूँ अपने जिस्म की। मैं इसको शर्म नहीं है इसमें, या इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कॉन्फिडेंस और विद डिग्निटी, इज्जत के साथ। बिल्कुल। तो ये चीज़ मर्द नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि उस वक्त मैं समझती हूँ कि मर्द के जहन में ये बात आती है, अच्छा तो इस औरत को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। कंट्रोल की बात है, पावर एंड कंट्रोल। हाँ, एंड कंट्रोल। तो ये तो मर्द, पितरी समाज में मर्द चाहते हैं औरतें हमारे कंट्रोल में रहें पूरा। और जैसे ही उनको लगता है कि कोई ऐसी कंधा पीछे करके खड़ी है औरत, सीधी अपनी स्पाइन करके, तो उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। तो वो स्ट्रेंथ, वो पावर से डरते हैं, मेरा ये ख्याल है। ज़ाहिर है जिक्र हुआ मोइंजो दड़ो का भी आपने यहाँ पे जिक्र किया, तो मोइंजो दड़ो की जो डांसिंग गर्ल है संभारा, और उस पर आपने म्यूजिकल ड्रामा भी बनाया था। तो उससे आप क्या पैगाम देना चाह रही थी? हाँ, तमीरा ऐसा था कि जब मैं हिंदुस्तान से वापस आई ना, मतलब तो मैं मैंने सिखाना भी शुरू किया और परफॉर्म भी करना शुरू किया। तो बहुत से लोग मुझे ये कहते थे, ये तुम जो करती हो क्लासिकल डांस, ये तो पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो ये बात सुन के मैं थक गई। फिर मैंने कहा कि कैसे ये बात करते हैं कि यहाँ से ताल्लुक नहीं है। तो इस पर मैंने सोचना शुरू किया, रिसर्च शुरू की और मैं मोहनजोदारो गई। मैं कई विजिट्स किए मैंने उस ज़माने में, ये है 89, 90, 91, 92, क्योंकि पहली दफ़ा ये जो आपने जो जिक्र किया ना म्यूज़िकल डांस ड्रामा जो मैंने बनाया, पहली दफ़ा मैंने 92 में किया था, 1992 में, सॉन्ग ऑफ मोहनजोदारो करके। अच्छा। और इसका मकसद यही था कि मैं दिखाऊं कि रक्स इस धरती से ताल्लुक़ रखता है जिस धरती पे हम बैठे हैं, और ये उस ज़माने में भी इसको एक अजीम समझा जाता था, जो कि 2500 साल पहले का ज़माना है। तो फिर मैंने बहुत इस पे काम किया और वहाँ पे जाके देखा बहुत से स्टैचूज़ ऐसे जो कि डिस्प्ले पे भी नहीं थे, जो उनके वेयर हाउस, स्टोर हाउसेस में थे, वो निकाल के मेरी एक दोस्त थी, उनके भाई थे जिन्होंने इसे म्यूज़ियम सेटअप किया था, काज़मी साहब, ज़फ़र काज़मी मेरे ख्याल में उनका नाम था, हाँ ज़फ़र काज़मी, जी जी। ही वॉज द फर्स्ट
क्यूरेटर ऑफ द म्यूज़ियम मोहनजोदारो में जो है ना, सिंध म्यूज़ियम उस वक्त कहलाता था वो, तो उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें दिखाई जो डिस्प्ले पे नहीं थी, और मुझे समझ में आया कि उस सिविलाइजेशन में, उस तहजीब में डांस और म्यूज़िक को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। और फिर मैंने ये पूरी एक कहानी बनाई उसकी कि लोग किस तरह से रक्स करते होंगे, कि जब फसल बोते हैं तो जब मिल के सीड सो कर रहे हैं तो वो जो अब कहलाता है, स्टेज पे करते हैं तो कहते हैं सोइंग डांस हो रहा है, या फसल काटते हार्वेस्ट डांस हो रहा है, बारिश की दुआ के लिए दुआ कर रहे हैं, रेन डांस कर रहे हैं। इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें समझी कि ये जो लोक रक्स है वो क्या है, वो लोगों की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता था, सिर्फ ज़िंदगी नहीं, उनके लेबर से ताल्लुक़ रखता है। इट इज़ ह्यूमन लेबर जो कलेक्टिव रिदम और कलेक्टिव कोऑर्डिनेशन में होता है तो वो रक्स बन जाता है एक तरह से। तो ये चीज़ मैंने सॉन्ग ऑफ मोहनजोदारो में दिखाई, और उसको मैंने इस तरह से रिलेट किया क्योंकि ये देखिए, ये वो ज़माना था, ज़ियाउल हक का ज़माना था। तो मैंने इस तरह से शुरू किया कि एक लड़का और एक लड़की जो मंगेतर हैं, तो वो जो लड़का इसको देखता है डांस सीखते हुए तो वो मंगनी तोड़ देता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुम डांस नहीं करोगी। तो वो बेचारी बहुत परेशान होती है, मगर ये खुद भी परेशान होता है, मगर ये फिर इसका दोस्त आता है और इसको किश्ती में बिठाकर सिंधु दरिया में ले जाता है और लोग पहुंच जाते हैं मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो में ये सारे स्टैचूज़ हैं और वो ज़िंदगी उनमें ज़िंदगी आ जाती है, तो वो डांसिंग गर्ल है ये। और फिर वो इस लड़की को का पीछा करता है और वो पूरी ज़िंदगी एक दिन या कुछ दिन मोहनजोदारो में एक समझे वो गुजारता है। तो उसकी समझ में आता है, जब वो वापस आता है तो उसकी समझ में आता है कि रक्स की क्या अहमियत है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ हमारे देखने वालों को हम ये ज़रूर बताएंगे कुछ थोड़े पर्सनल, इतने पर्सनल तो सवाल नहीं होंगे लेकिन थोड़े बहुत। तो जाहिर है आप इतनी गुड लुकिंग है, खूबसूरत है, और माशाल्लाह से अभी तक भी अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, नजर आती है। तो जाहिर है कई ऐसे लोग होंगे जो आप पर जान भी छिड़कते होंगे, जो आपको पसंद भी करते होंगे। तो इस तरह का कभी कोई वाकया हुआ कि किसी ने आपको प्रपोज किया हो या आपकी तारीफ की हो? देखिए, मेरा एक भाई है जो मुझसे 1 साल बड़ा है, उसकी बीवी जो है ना, वो मेरा मजाक हमेशा उड़ाती थी, कहती थी जिसको भी देखो उसने शीमा को प्रपोज किया हुआ है। और तो वो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, मेरे भाई की बेबी, शी इज़ अ हिंदू, तो वो कहती थी कि ये शीमा जो है ना, ये पाकिस्तान की कृष्ण है क्योंकि सारी गोपियाँ कृष्ण के पीछे पड़ी रहती थी ना। तो नहीं, बिल्कुल जवानी में तो ये था कि बहुत लोग पीछे पड़ जाते थे। मगर फहमीदा, जो बात इंटरेस्टिंग है, देखिए, क्योंकि अभी मेरे जहन में आई और कुछ दिन पहले बात हो रही थी कि अब कोई मर्द किसी औरत लड़की को अप्रोच करता है ना, तो फौरन हम कहते थे हैरेसमेंट हो गया। और ये अब उस वक्त हमारे सोच जहन में भी हैरेसमेंट का लफ्ज़ नहीं होता था। हम बहुत मासूम थे, हम कहते थे हाँ बेचारे को मुझसे इश्क हो गया, क्या करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से तो है। अच्छा, कभी आपको कोई अच्छा लगा हो? हाँ, बहुत दफा। बिल्कुल। और फिर कभी आपने इजहार किया भी कई दफा, कभी रिजेक्ट भी हुई हो। जब देखिए, आजकल की हम अगर दौर की बात करें तो आज हम यंगस्टर जो है, आज इश्क हुआ, कल छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन दूसरा हुआ। तो जिस तरह से आपने कहा कि कई दफ़ा रिजेक्ट भी हुई हूँ मैं, तो फिर उसको आपने कैसे लिया कि जाहिर आप इतनी अच्छी और खूबसूरत और बहुत, लेकिन ये होता है ना कि मैं इतनी खूबियों के बावजूद मैंने कभी अपने आप को खूबसूरत नहीं समझा। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं जब एज आई वॉज ग्रोइंग अप मुझे लगता था कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, और जैसे मैंने कहा मैं भद्दी भी थी। आहिस्ता आहिस्ता ज़रा सा डांस वगैरह से मैं तब्दील हुई हूँ। मगर देखिए, वो जिस ज़माने में हम लोग बड़े हो रहे थे वो बड़ा रोमांटिक दौर था, आइडियलिस्ट थे हम लोग, रोमांस थी, सबके दिमाग में रोमांस भरी हुई थी, और तो उसकी वजह से एक खूबसूरती थी उस रोमांस में ना। तो ये नहीं था कि बस कि अगर शादी का भी सोचते थे तो ये नहीं सोचते थे कि उसके पास कितनी गाड़ियां हैं या कैसी जॉब है या कितना कमा रहा है।
ये सोचते थे कि क्या हमारा दिल और दिमाग मैच कर रहा है मैच या करता नहीं, है। तो उस किस्म का रोमांस था। आई थिंक वो जनरेशन बहुत डिफरेंट थी। और अब मुझे लगता है कि अब मैं स्टूडेंट्स को अपने देखती हूँ ना, लड़कियाँ जो बातें करती हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग तो कभी भी इस तरह से सोचते नहीं थे कि उसने प्रपोज़ किया है तो उसके पास पता है ऐसी जॉब है या ऐसी गाड़ी है। We did not think like that at all. हम लोगों ने कभी मटीरियलिस्ट सोच उस तरह की नहीं रखी, क्योंकि वो एक रोमांटिक दिमाग था और माहौल भी था। देखिए लेट 60s अर्ली 70s जो थे ना, वो पूरी दुनिया में एक आइडियलिस्ट, क्योंकि एक तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग लेफ्ट विंग मूवमेंट्स चल रहे थे बिल्कुल, दुनिया भर में। बिल्कुल। वियतनाम वॉर हो रही थी तो उसके खिलाफ इतना कुछ हो रहा था दुनिया भर में। फिर उसी ज़माने में वेस्टर्न फेमिनिस्ट सोच भी उभरी। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों का बहुत असर था। फिर वो हिप्पीज़ और फ्लावर पावर और ये सारा कुछ भी था। तो मुझे लगता है कि वो बहुत मज़ेदार ज़माना था और मज़ेदार ज़िंदगी गुजारी। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारे देखने वालों को ये ज़रूर बताइएगा कि आपने तहरीक निस्वां बनाई जी। तो उसकी ज़रूरत क्यों हुई और उसका मकसद क्या था? ये देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैं अपने अभी स्कूल में ही थी, मुझे डिबेटिंग का बहुत शौक़ था और मैं पढ़ती बहुत थी। तो मेरी सोच जो बनी है, जो मैं कहूँगी कि मैं अपने आप को मार्क्सिस्ट कहती हूँ अभी भी, क्योंकि मेरी सोच पढ़ने से बनी। और वो किताबें मैंने पढ़ी जो कि मुझे मिलती थी, क्योंकि मैंने जैसे कहा हम जहाँ रहते थे तो एक तरफ हमारे चाइनीज़ एम्बेसी थी, दूसरी तरफ फ्रेंडशिप हाउस था सोवियत, और ये दोनों जगहों पे बहुत किताबें फ्रीली देते थे पढ़ने को। जो भी आ जाता था उसको ढेर सारी किताबें दे आप ले जा। तो हम उन किताबों को घर ले जाते थे, पढ़ते थे और बहुत कुछ समझ में नहीं आता था मगर बहुत कुछ अच्छा भी लगता था। कोई चीज़ें दिल को लगती थी तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगी कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। ये लोग बात कर रहे हैं इंसाफ की, बात कर रहे हैं बराबरी की, ये बात कर रहे हैं कि ये क्लासलेस सोसाइटी की, कि इस्तेसाल ना हो किसी का। तो ये सारे आइडियाज़ हमारे दिमाग में आ गए थे। और मैंने जब सोचा कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ यहाँ पे, कैसे मैं ज़िंदा रहूँगी, तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि उन लोगों में काम करें जो सबसे दबा हुआ तबका है। तो वो मुझे लगा वर्किंग क्लास औरतें हैं। तो मैंने वर्किंग क्लास विमेन के साथ काम करना शुरू किया। मतलब उस ज़माने में फैक्ट्रीज़ में औरतें काम करती थीं, अब तो फैक्ट्रीज़ में वैसे ही काम नहीं होता, सादा होम बेस्ड वर्क वगैरह हो गया है। मगर उस ज़माने में फैक्ट्रीज़ में बहुत काम होता था। और कराची में ख़ास तौर से ट्रेड यूनियन मूवमेंट चली हुई थी। बिल्कुल। तो मैं उधर इन्वॉल्व हो गई थी उस ट्रेड। और मेरी कोशिश ये थी कि जो औरतें फैक्ट्रीज़ में काम कर रही हैं उनको उनकी ट्रेड यूनियंस बनाई जाए। तो ये काम जब मैंने शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि अगर 15-20 लोग बैठे हुए तो उनमें से एक ही औरत है, सब मर्द हैं। कोई डिस्कशन हो रहा है तो वो एक औरत डर के मारे और शर्म के मारे कुछ कह नहीं रही, तो औरतों की आवाज़ कहीं भी नहीं है। तो वो चीज़ कि वो उसकी वजह से मुझे एहसास हुआ कि हमें एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि औरतों की आवाज़ बने। तो इस तरह से तहरीक निस्वां शुरू हुआ। फिर हमने तहरीक निस्वां के तहत एक छोटा सा नाटक बनाया और वो फिर हमें लगा कि बाप रे बाप, नाटक के ज़रिए जो इम्पैक्ट होता है वो किसी और चीज़ से नहीं होता है। तो फिर हमने कहा हम यही काम करेंगे कि हम बात तो वही कर रहे हैं, हम अपना मैसेज दे रहे हैं, हुकूक की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी और जस्टिस और एंटी वॉर और अमन, ये सारी बात, मगर ये हम नाटक के ज़रिए करें। तो फिर हमने अपनी तहरीक निस्वां को यही प्लेटफॉर्म बना लिया कि हम गाएंगे, नाचेंगे, थिएटर करेंगे और इसके ज़रिए
राइट्स मैसेजेस देंगे। सीमा जी, यहाँ आपने कहा कि परफॉर्मिंग और फिर स्टेज के थ्रू जो आप परफॉर्म कर रही होती हैं तो वो मैसेज ज़्यादा पुख्ता और पायदार होता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो आप क्या समझती हैं कि जब अभी भी रिसेंटली कुछ आपके मंटू पे हुए थे और वो परफॉर्मेंस की आपकी बेहद शानदार थी, तो जब मैं ख़ुद हाल में मौजूद थी और लोगों के जो तासुरात थे वो मैं देख भी रही थी, सुन भी रही थी, तो आप क्या समझती हैं कि ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है एक ड्रामा, स्टेज पे जो अदाकारी होती है उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है और ज़्यादा समझा जाता है? देखिए, मेरे ख़्याल से एक तो अगर डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि उसको उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। एक तो ये कि हमारे यहाँ सोसाइटी में उस तरह का रवाज नहीं है कि लोग कि मैं पेपर पढ़ रही हूँ और लोग बैठ के सुन रहे हैं, लोग नहीं सुन पाते। बिल्कुल 2-3 मिनट के बाद दिमाग कहीं और चला। अपना खुद आप सोचें कि हम लोग भी कितनी देर तक फोकस कर सकते। मगर जब एक कहानी आपके सामने बयान हो रही है जिसमें मूवमेंट भी है, डांस भी है, शायरी भी है, रंग भी हैं, कॉस्ट्यूम्स भी हैं, तो वो आप फिर गौर से देखते हैं और अगर वो कहानी आपके दिल को लगती है और दिमाग को भी, तो फिर आप सोचने पे मजबूर होते हैं ना। तो जो इम्पैक्ट है इन आर्ट्स का वो ये है कि वो ऑडियंस को उस मोमेंट में पुश करता है कि आप सोचें कि ऐसा है या ऐसा है, या ऐसा हो सकता है, या आप ऐसा कर सकते हैं। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं, इस किस्म के ख्यालात आने लग जाते हैं। बिल्कुल। और इसलिए मैं समझती हूँ ये बहुत इफ़ेक्टिव आर्ट है कि, और ख़ास तौर से अगर क्योंकि मैंने गाँवों में बहुत किया है, बहुत छोटे छोटे देहातों में, गाँवों में, छोटे शहरों में, और कराची के तो तकरीबन आप जैसे औरंगी से लेके कोरंगी तक, और मैं देखती हूँ कि औरतें ज़्यादातर तो हम लोग औरतों के इश्यूज़ पे करते हैं या फिर दूसरी राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स वगैरह ऐसी चीज़ों पे। तो मैं देखती हूँ कि औरतें बहुत दफ़ा बहुत वो होती हैं, उन पे बहुत असर होता है। आप मैंने बहुत दफ़ा देखा औरतें उनके आंखों में आंसू देखे तो वो उनको अपनी ज़िंदगी से वो रिलेट करने लगती हैं फिर। और ये है ना इम्पैक्ट कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से कोई चीज़ रिलेट कर रहे हैं तो फिर वो आपको रियली मूव करती है। बिल्कुल आपके जज्बात को मूव करती है। तो जब आप जज्बाती तौर पे मूव होते हैं तो फिर बहुत तब्दीली अंदर आने लगती है ना। अब जैसे कि कोई कैसे बदलता है जब वो जज्बाती होता है किसी चीज़ के बारे में। जी बिल्कुल। ये तो पिछली दफ़ा जो है क्लाइमेट एक मार्च हुआ था, उसमें आपने एक थिएटर पेश किया था और उसमें आपने किस तरह से डिफ़ाइन किया था कि दरख्त किस तरह से कटते हैं और वो किस तरह से अपनी कहानी बयान करते हैं। लिटरली वहाँ पे कुछ जो ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको पता है कि नरम गोशा जो है वो ख़वातीन रखती हैं और उस हवाले से उनको जो है उनके आंसू भी बह रहे थे। तो बिल्कुल ड्रामा जो स्टेज पे अदा किया जाता है वो इफेक्ट तो करता है और आपकी फीलिंग्स उसके साथ होती है। आप कहीं ना कहीं पे आप उसको जो है ना उस ड्रामे में किसी किरदार में आप उसको अपनी उसकी कुछ ना कुछ जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर वो अपनी कहानी उसमें उनको नजर आ रही होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से है। तो पाकिस्तान में जो है परफॉर्मिंग आर्ट जो है, मौसीकी को तो अहमियत हासिल है, लेकिन जैसे डांस और वो भी क्लासिकल जो है वो क्यों जगह नहीं ले पा रहा? आप क्या समझती है? फहमीदा, मैं नहीं समझती कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को अहमियत हासिल है पाकिस्तान में, क्योंकि देखिए कितने लोग हैं जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाते हैं। सबसे पहली बात ये परफॉर्मिंग आर्ट्स कहीं सिखाए नहीं जाते, स्कूलों में नहीं है, कॉलेजेस में नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। अब एक इदारा कराची में बना, ले दे के वही एक है। तो मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान में कल्चर को कभी उभारा नहीं गया है, बल्कि हमेशा दबाया गया है। और क्लासिकल कल्चर, क्लासिकल आर्ट्स तो बिल्कुल नहीं है। मेरे जो सितार के उस्ताद थे उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि बेचारे, उन्होंने कहा कि शीमा बीबी मेरे बेटे को कहीं नौकरी दिलवा दें। मैंने कहा उस्ताद जी आप
वो तो सितार बजा रहा है, इतना अच्छा बजा रहा है, आप उसको नौकरी नहीं करवाएं उसको। कहा कि नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में देख लिया, ना इज़्ज़त मिली ना पैसा मिला, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा सितार बजाए, क्योंकि कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। तो ये हाल है यहाँ। देखिए हर जगह कुछ सपोर्ट होती है आर्टिस्ट की, हमारे यहाँ बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, बल्कि बुरा समझा जाता है बाकायदा। अच्छा ये तो मिरासी है, ये तो नाचने वाला है, ये तो नाचने वाली है, ये तो इस तरह से बिल्कुल ही कमतर बना दिया गया है आर्टिस्ट को और आर्ट को। और बहुत अब ये देखिए हमारे यहाँ जो इतना बच्चों में, यंग जनरेशन में ड्रग कल्चर फैल गया है, इसकी एक वजह ये भी है कि यूथ के पास एक्सप्रेशन की कोई जगह नहीं है। अगर आप गा के एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप मूव करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सब चीज़ें है ही नहीं, तो लोग सब बेचारे ड्रग्स पे जा रहे हैं। नाज़रीन, हिते असांजो वक़्तु थियो आहे हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो, ऐं कुझु देरि में असां जेको आहे ब्रेक था थी वापसि अचूं था। वेलकम बैक टू नाज़रीन। ऐं असां पंहिंजो प्रोग्राम उते ई शुरू कयूं था जिते ब्रेक ते वञण खां पहिरीं असांजी ॻाल्हि ॿोल हली पई। अचो त पंहिंजे महिमाननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। सीमा जी, आप जो है आपने कहा था कि मौजूदा दौर जो है वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर से ज़्यादा से आए, तो हमारे नाजरीन को आप बताएंगी कि आप ऐसा क्यों समझती हैं? हाँ, देखिए इसलिए कि जब ज़ियाउल हक था तो उसने लॉ बनाए थे और उसने हम पर नाफिज कर दिए, और उसने हमको कह दिया कि ये करोगे तो ये जुर्म समझा जाएगा, वो करोगे तो वो जुर्म समझा जाएगा। और उसने सारा मीडिया जो है, टीवी, प्रिंट मीडिया, हर किस्म का मीडिया को इस्तेमाल किया ये चीज़ों को फैलाने के लिए। इसमें क्या हुआ कि जो जनरेशन्स निकले वो यही सोच के साथ निकले कि अगर औरतें स्लीवलेस पहन लें तो वो तो गुनाह है, अगर औरतें सर पे ढक नहीं रही हैं तो वो तो बुरी औरतें हैं, गुनाह है। तो पूरा जनरेशन ऐसा निकल आया। अब उस वक्त क्या था कि अगर मुझे परमिशन लेनी पड़ती थी, एनओसी लेनी पड़ती थी, स्टेट से लड़ना पड़ता था कि और ये कह दिया कि भाई फोक प्रोग्राम है, फोक कल्चर है का प्रोग्राम है तो हो गया प्रोग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मगर जो जनरेशन्स निकले हैं इन सालों में, उनके अंदर जो ख्यालात हैं वो यही है ना कि ये औरत खड़ी होकर डांस कर रही तो ये तो बुरी औरत है, और फिर ये कि अगर मैं ऐसे मारूंगा तो मैं जन्नत में जाऊंगा। ये सोच जो आई है ना, तो इसलिए मुझे लगता है कि आज का दौर और ज़्यादा डार्क हो गया है बनिस्बत उसके कि अगर मैं 500 के ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि इस 500 ऑडियंस में कौन वो है जिसके पास बंदूक है, क्योंकि हर आदमी आर्म्ड है, कौन वो है जो ये सोच लेके आया है कि मैं इस औरत को कत्ल कर दूंगा तो मैं जन्नत जाऊंगा। ये उस वक्त तक ये सोच लोगों में नहीं थी। बिल्कुल, ये स्टेट क्रिएट करना चाह रहा था ऐसा माहौल, मगर आम लोगों के जहन नहीं इस तरह से सोचते थे ना। मैं तो हमेशा कहती थी कि मुझे नहीं लगता कि आम पाकिस्तानी फंडामेंटलिस्ट है, अभी भी मुझे लगता है कि आम पाकिस्तानी फंडामेंटलिस्ट नहीं है। क्योंकि देखिए जब मैं जुंगशाई जाके पलीजो साहब की बरसी पे परफॉर्म करती हूँ, लाखों की तादाद में होते हैं ना लोग, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए। तो आम लोगों में नहीं है, ये डाला गया हर तरफ से कोशिश कर। तो अब और ख़ास तौर से फिर जो मदरसे के जनरेशन्स निकल के आए हैं तो वो फिर यही सोचते हैं। तो इसलिए डार्क मुझे लगता है कि अब दिखावे के लिए मज़हब बन गया है, हिपोक्रेसी हो गई है मज़हब में, मुनाफिकत है। मतलब एक आदमी यहाँ बैठ के बोलेगा अच्छा अजान हो रही है, चुप हो जाओ, मगर वो नमाज पढ़ने नहीं जाएगा या वो अच्छा आदमी नहीं बनेगा, वो दूसरे को चीट करने के लिए तैयार होगा, वो झूठ बोलने के लिए तैयार होगा, वो ब्राइबरी लेने के लिए तैयार होगा, मगर दिखाने के लिए वो तो ये मुझे बहुत तकलीफ दे लगता है। जी, जब कलंदर शहबाज पे धमाका हुआ और एक खौफ और डर का माहौल था,
उस वक्त आप वहाँ पे आपने धमाल लगाई तो आपको कुछ डर खौफ या कुछ रुकावटें जो हैं वो सामने पेश आई थी? नहीं, मुझे तो कोई डर नहीं, क्योंकि तमीरा मैं तो अब तय कर चुकी हूँ कि डर वर ख़त्म हो गया। जब मरना है मर जाएंगे, और मरने के लिए तैयार हैं, और अपने अपने सोच के लिए मरने के लिए तैयार हैं। तो आई हैड नो फियर। मगर ज़ाहिर है ये कह देना कि बिल्कुल डर नहीं है इंसान में, झूठ है। डर होता है, मगर आदमी मैंने ये सोचा कि मुझे ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मैं उस वक्त जाऊँ और वहाँ पे बम फट जाए, मैं तो जाऊँगी और करूँगी। एक जज्बा, जिद्दी जज्बा बन जाता है जो कि इंसान को पुश करता है कि नहीं, यू हैव टू डू इट। और जो चीज़ मतलब जो चीज़ मुझे लगता है सही है, वो मैंने हमेशा सोचा कि वो मैं करूँगी। जो मुझे लग रहा है सही है, चाहे दूसरे को वो गलत लगे, मगर अगर मैं अंदर से, देखिए इसीलिए मैं सर्वाइव कर सकी हूँ, क्योंकि लोग कितना, आप सोचिए कि एक वक्त में कोई और डांसर नहीं था, और मेरे सामने लोग किस तरह की बात मेरे बारे में कह रहे, अच्छा वो तो नाचने वाली है, उसके पास ना जाओ, उसके पास मत बैठना, उससे बात मत करना। एक आध दफ़ा तो मैं शुरू में काफ़ी परेशान होती थी कि मैं कैसे इससे ऐसी चीज़ के साथ डील करूं। फिर मैंने कहा कि एक सेंस ऑफ ह्यूमर लाना पड़ेगा अपने लिए ज़िंदा रहने। तो एक दफ़ा किसी ने ऐसा कहा, तो मैंने उधर गई, मैं कहा हाँ मैं डांसर हूँ, मगर मुझे कोई बीमारी नहीं लगी है, मैं छूत बीमारी नहीं, ऐसी नहीं है कि आप मुझसे घबरा जाए, तो बेसिकली उसको साथ डील करना आदमी को सीखना पड़ता है। और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, क्योंकि अब देखिए नए लोग आ रहे हैं, बहुत कम सीख रहे हैं, मगर जो सीख रहे हैं वो बहुत घबराते हैं क्लासिकल से कि मैडम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर आप अपने अंदर कन्विंस्ड हैं कि आप सच कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा सच है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। यही बात मैं औरतों के लिए कहती हूँ फहमीदा, कि देखिए औरतों के अंदर बहुत हिम्मत, बहुत ताकत होती है, मगर हमको कह दिया गया तुम कमज़ोर हो, तुम तो चूहे से भी डरती हो, तुम तो ये कुछ भी नहीं कर पाती हो, तो हम वो सारी चीज़ें मान के बैठ गए ना। मगर जब औरत अपने अंदर की ताकत को समझ लेगी ना, तो तब मैं समझती हूँ कोई नहीं रोक सकता। और आहिस्ता आहिस्ता होने लगा। पाकिस्तान में जो इनकलाब आ रहे हैं देखिए बलूचिस्तान में एक इनकलाब आया है, बिल्कुल जिस तरह से बलूचिस्तान में औरतें लीड कर रही हैं रेजिस्टेंस को, इट इज़ यूनिक मूवमेंट है ये। और ये बात मेरे लिए तो ये इनकलाब है, बिल्कुल। ना सिर्फ और अब सिंध में भी पहले भी हम अगर देखें तो कई मूवमेंट चली हैं। हाँ बिल्कुल, सिंधियाणी तहरीक हो गई, हाँ, फिर उसके बाद अब आप देखेंगे इससे पहले देखिए हुर मूवमेंट में भी औरतें बहुत बड़ा हिस्सा लिए थे। तो सिंधियाणी तहरीक ने तो बहुत बड़ी प्रोटेस्ट किए हैं, बहुत काम किया है। बलूचिस्तान का ज़रा सा मुख्तलिफ है बिल्कुल, मगर जो अभी हो रहा है वो तो यूनिक है, बिल्कुल हिस्टोरिक चीज़ हो रही है। बिल्कुल। तो औरतों में है हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। और जिस दिन हम सब उस हिम्मत को जान जाएंगी ना, तो मैं समझती हूँ समाज को उड़ा देंगे। यहाँ से आप कराची में औरत मार्च की रूबे रवा हैं और बुनियादी रुकन भी हैं, तो इस मार्च की ज़रूरत क्यों थी, और फिर क्या इसके हिस्से में कुछ कामयाबियाँ आई हैं? मैं समझती हूँ कि जब कितने 6-7 साल हो गए ना औरत मार्च को शुरू हुए, तो हमने जब शुरू किया था तो देखिए वही ज़माना था जब पूरी दुनिया में एक राइट विंग मूव हो रहा था, हैं, और उसके साथ साथ प्रोटेस्ट्स भी हो रहे थे। मेरी जैसी इतनी औरतें पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ चीज़ों में काम करती रही हैं, बहुत सारी हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत औरतें हैं जो पूरे पाकिस्तान में केपी से लेके बलूचिस्तान तक अपना काम कर रही हैं। तो ये हमने सोचा कि हाँ दुनिया भर में मार्च कर रही हैं और अपनी हुकूक मनवा रही हैं, तो हम क्यों नहीं मिल करके ये कर सकते हैं, हम लोग अलग-अलग क्यों करें। तो औरत मार्च का जो बेसिक था वो ये कि
यूनाइट होके करें प्रोटेस्ट, रेजिस्टेंस दिखाएं, प्रोटेस्ट दिखाएं, और ये कि अब हम खामोश नहीं रहेंगे, बहुत हो गया। तो ये बहुत बड़ी बेसिस थी औरत मार्च की। और कामयाबी मैं समझती हूँ ये है कि आज पाकिस्तान के तकरीबन हर घर में औरत के बारे में बात होती है, औरत के हुकूक के बारे में, कि भाई ठीक है, वो सब लोग ये नहीं कहते कि हम औरत मार्च की पागल औरतों को सही समझते हैं, मगर ये सवाल जरूर उठाते हैं कि औरत मार्च की पागल औरतें चाहती क्या है, तो एक डायलॉग जो ये शुरू हुआ है ना, ये बहुत अहम डायलॉग है। आई थिंक ये डायलॉग ही एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है, पॉजिटिव चीज़ हुई है, क्योंकि डायलॉग से ही फिर चीज़ें उभरेंगी, निकल के आएंगी। अगर भाई अपनी बहन से पूछ रहा है तुम क्यों जाना चाहती हो औरत मार्च में, क्या तुमको हमने क्या रोका है, तो वो फिर जो उस पे जो डिस्कशन है, जो मुकालमा होता है, वो आई थिंक इज़ सो इम्पोर्टेंट। और शीमा जी, ज़ाहिर है आपने ज़िंदगी का सफ़र भी शुरू किया होगा और आपने अपनी पर्सनल लाइफ शुरू की, तो कैसा रहा आपका सफ़र, आपकी शादी आपने की, और वो दौर क्या था या वो एरा कौन सा था जिसको जब आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया? हाँ, तो मैं समझती हूँ कि एक तरह से जो शऊर मेरे अंदर आया, सियासी शऊर या सोशल कॉन्शियसनेस भी जो डेवलप हुई, तो वो 18-19 साल की उम्र थी जब मेरी, तब और उस वक्त ये था कि मैं ये सोचती थी कि मैं तो ये अरेंज्ड मैरिज नहीं कर सकती, कि मेरी पेरेंट्स हर दूसरे दिन ले आते थे किसी को कि ये देखो ये इतना अच्छा प्रपोजल आया, ये इतना अच्छा प्रपोजल आया, और मैं सब बड़ी बेटी थी उनकी, तो उनको ख्वाहिश थी कि जल्दी से शादी भी हो जाए और अमीर आदमी से हो जाए। तो मेरा तो ये था कि मुझे अमीर आदमी से शादी ही नहीं करनी, क्योंकि मैं इतना समझ चुकी थी कि खैर ये कहना कि कोई दूसरे तबके में मर्दों का सोच मुख्तलिफ है, ये बिल्कुल गलत है, मगर ये मैं समझ चुकी थी कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ शादी करना चाहती हूँ जो मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट करे, एज एन इक्वल ह्यूमन बीइंग रादर, है ना, बराबर का इंसान। ये नहीं कि तुम्हारा काम ये है कि घर संभालो और मेरा काम ये है, तो ये डिवीजन ऑफ ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं फेमिनिस्ट सोच तो अपना चुकी थी जब तक ना, बिल्कुल, तो ये तो मैंने तय कर लिया था। और फिर ये कि एक बिल्कुल स्ट्रेंजर से शादी करना भी मेरी समझ में नहीं आता था। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मेरे पेरेंट्स जो थे, ना मेरी अम्मा ने ना मेरे अब्बा की तस्वीर तक नहीं देखी थी एक दूसरे की, उनकी जो जब शादी हुई है, मगर इतना वो एक दूसरे से प्यार करते थे कि आखिरी दिन तक मुझे ताजुब रहता है कि कैसे इन लोगों का प्यार डेवलप हुआ। और मैं कई दफ़ा पूछती थी कि आपको कैसा लगता है, आपने कैसे कर लिया ये, तो मैं तो नहीं कर सकती ना, मगर हो भी जाता है। बिल्कुल, दोनों चीज़ें हैं। बहरहाल हमारी सोच ये बन गई थी कि हम तो ये नहीं करेंगे, हम अपना खुद चूज़ करेंगे और ऐसा आदमी चूज़ करेंगे जो हमारे ख्यालात से मिलता हो। तो यही मैंने किया 2 दफ़ा मगर फिर मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ बात नहीं बनती है। मतलब मुझे मैं समझती हूँ कि जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है ना, ये एक तो आसान इंस्टीट्यूशन नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें आपको फौरन रोल्स प्ले करने पड़ जाते हैं। बिल्कुल, मतलब आप किसी की दोस्त हैं, मगर जैसे ही आप उसकी बीवी बनती हैं तो वो बिल्कुल बदल जाती है, हर चीज़ दुनिया बदल जाती है ना। लोग आपको दूसरी नज़रों से देखते हैं, शौहर भी आपको दूसरी नज़रों से, तो वो बहुत ही मुश्किल, एक तो ये बहुत मुश्किल इंस्टीट्यूशन है, और पता नहीं, मुझे तो सही भी नहीं लगता। तो मैंने फिर तय किया कि नहीं, मैं आज़ाद बेहतर हूँ। और मैंने ये भी तय किया कि मुझे बच्चे नहीं पैदा करने। अच्छा, ये भी मेरा अपना डिसीजन है कि लोग समझते नहीं, लोग समझते हैं कि बेचारी औरत है, इसके बच्चे नहीं हुए। तो मैं समझती हूँ ये आइडियाज़ चेंज करने की ज़रूरत है फ़हमीदा, कि ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में तय कर सकें। ये मेरा हक है
कि मैं तय करूं कि मुझे बच्चा पैदा करना है या नहीं, और कब करना है, कैसे करना है। बिल्कुल। मेरा हक है ये, और मैं समझती हूँ कि ये हक हम लोगों को समझने चाहिए बिल्कुल। और हमको मिलने चाहिए। हालांकि पाकिस्तान में सिंगल औरत के रहना बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल है, और जाहिर है आपको कई चीज़ें सुननी पड़ती हैं, बहुत और पॉजिटिविटी भी होती है उसमें, नेगेटिविटी भी होती ज़्यादा है, नेगेटिविटी और ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। मैं समझती हूँ ज़्यादा नेगेटिविटी, और उस माहौल और उसमें सरवाइव करना, और वो औरत की हिम्मत है जो वो। मगर आप देखिए कि यही मैं कह रही हूँ, जो इनकलाब पाकिस्तान में आ रहा है वो ये कि अब देखिए कितनी औरतें अकेली रह रही हैं, कितनी औरतें खुद कमा रही हैं, बल्कि अपने घरों को सपोर्ट कर रही हैं, अपने माँ बाप को सपोर्ट कर रही हैं, घर चला रही हैं। तो ये बहुत फॉरवर्ड स्टेप्स है। गो के एक तरफ हम देखते हैं कि तशद्दुद औरतों पे इतना बढ़ गया है, अब पता नहीं कि असल में बड़ा है या रिपोर्ट ज़्यादा होने लगा, क्योंकि पहले तो बर्दाश्त ही थी ना, मतलब हर औरत बताती भी नहीं थी कि उसके पर क्या तशद्दुद हो रहा है, छुपाया जाता था। तो अब मगर मैं समझती हूँ चीज़ें बदल रही हैं। शीमा जी, हमारे देखने वालों को ये ज़रूर वो सुनना चाहेंगे कि आपने एक पेंटर बनने का इरादा किया, उसके बाद फिर आप डांसर बनी, और अब एक आप मज़हमतकार के तौर पे मौजूद हैं। ज़िंदगी में ये बदलाव कैसा लगता है आपको? फहमीना, सच पूछे तो मुझे लगता है ये सब एक ही चीज़ है। देखिए, मेरा आर्ट जो है, जो मेरा फ़न जो है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो डांस हो, थिएटर हो, वो मेरी ज़िंदगी की सियासत है वो। क्योंकि सियासत सिर्फ ये नहीं है कि हम पावर में आ जाएं और गवर्न करें, सियासत है कि हम समाज में तब्दीलियां लाएं। तो मुझे कोई इतना वो नहीं, ऐसा नहीं लगता कि ये अलहदा चीज़ है और वो अलहदा चीज़ है। जहाँ तक पेंटर का सवाल है, तो मैं समझती हूँ कि जब हम थिएटर तैयार करते हैं या डांस परफॉर्मेंस तैयार करते हैं, तो हम उसमें रंग भी देखते हैं और हम इसका कॉम्पोजिशन भी देखते हैं। ये सब मैं समझती हूँ ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं सारी चीज़ें। और जहाँ तक मज़ाहमत की बात है कि आर्ट को मैं एज रेजिस्टेंस लेती हूँ, तो वो भी मेरी सियासत है। तो मेरा फन और मेरी सियासत एक है। अगर एक जुमले में हम कहें कि रक्स क्या है? उप्स। मैं समझती हूँ रक्स जिंदगी है, कि अगर रक्स ना हो तो लोग जिंदा ना रहें। आप किसी भी पार्टी में जाएं, आप देखें जब लोगों ने मिल खड़े होकर डांस किया, उसके बाद सबके चेहरे खिल जाते हैं। तो और रक्स तो है ही जिंदगी, पल्स, रिदम, आवाज़, मेलोडी, एक्सप्रेशन, मूवमेंट। जब ये सब नहीं होगा तो ज़िंदगी कहाँ होगी? और वो सोसाइटीज़ जहाँ रक्स नहीं होता है, डेड है, मरी हुई। एक ट्राइब है अफ्रीका में, जो जब एक दूसरे को मिलते हैं तो उनकी ग्रीटिंग का जो तर्जमा है वो ये है कि आई एम स्टिल डांसिंग, मतलब कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। बिल्कुल। इस तरह से। शीमा जी, मैंने सुना है आपने PhD कर रही हैं, तो वो उसका मौजू क्या है? तो ये हुआ था कि मैंने स्कूल के बाद मैं आर्ट कॉलेज गई थी। तो आर्ट कॉलेज की तो अपनी एक डिग्री होती है, फिर उसके बाद मैंने आगे पढ़ा नहीं, फिर मैं अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ों में लग गई ना। फिर एक टाइम आया तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ, मुझे एकेडमिया से भी बहुत लगाव रहा है। तो मैंने फिर प्राइवेटली पहले तो प्राइवेटली BA किया, फिर प्राइवेटली MA किया हिस्ट्री में कराची यूनिवर्सिटी से, और ये पिछले विद इन द लास्ट 10 years की बात है। इस उम्र में जाके MA किया हिस्ट्री में, फिर मैंने MPhil किया हिस्ट्री में, और मेरा MPhil का थीसिस जो था वो इन सारी चीज़ों का था कि जो एक सकाफती आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी हमारी पाकिस्तानी की क्या है। ये मेरा MPhil था कि 47 से लेके 71 तक किस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बनाया। और उसमें मेरा जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि जब आप कल्चर में भी मज़हब को ठोसेंगे तो वो आइडेंटिटी कभी बन नहीं पाती।
शिमा जी, हमारे देखने वालों को ये ज़रूर बताइएगा, मैंने अक्सर आपको साड़ी में देखा है, बिंदिया में देखा है, तो इसके पीछे कोई फ़लसफ़ा या कोई ऐसी चीज़ है, या आपको सूट करती है या आप शौक से पहनती है? नहीं, ये दोनों चीज़ें हैं, सूट भी करता है शायद और शौक भी है, मगर ये भी है कि ये मतलब मैं समझती हूँ कि अब जैसे अब मैं बलोच और लड़कियों को देखती हूँ हमेशा अपना बलोची का ड्रेस पहनती है। बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि अपनी शख्सियत और अपनी आइडेंटिटी को हमें उससे शर्माना नहीं चाहिए कि ये मेरी आइडेंटिटी है, कि मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी परदादी क्या लिबास पहनते थे, यही लिबास पहनते थे, तो क्यों मैं इसको छोड़ दूँ। और बिंदिया की जहाँ तो बात है तो मैं समझती हूँ कि पूरे अब लोग समझते हैं कि ये कोई हिंदू चीज़ है। बिल्कुल। मगर मैं याद दिलाती हूँ, देखिए बांग्लादेश में या ईस्ट पाकिस्तान भी जब था, सारी औरतें बिंदिया लगाती थी, एंड 99% फॉर मुस्लिम्स। तो ये भी ट्रेडिशंस, आई थिंक मैं जो बात कहना चाहूँगी वो ये कि मैं मॉडर्न सोच रखती हूँ, बट मैं समझती हूँ जो खूबसूरत ट्रेडिशंस हैं उनको जारी रखना चाहिए। तो इसलिए आपको मुझ में मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल चीज़ दोनों नज़र आती है। शिमा जी, हमारे यहाँ पे ज़ाहिर है जो यंग डांस सीख रहे हैं या इस फील्ड में आ रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा होगा जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन वो माशरे से खौफज़दा होते हैं? यही मैं ये समझती हूँ कि खौफ ज़दा तो होना ही नहीं चाहिए, और माशरे से तो हर हालत में लड़ना है, क्योंकि आप जो भी करेंगी माशरा आपको बुरा भला कहेगा। अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कि सच है, जो कि सच के लिए है, सच की लड़ाई है, तो हमेशा आपको बुरा भला। तो आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है, जो खूबसूरत लग रही है, आपको जो लगता है कि इसी में सारा सच है, यही इसी में मेरी ज़िंदगी है, तो आप माशरे को एक तरफ छोड़ के आप लगे रहें। आई थिंक कमिटमेंट टू ट्रूथ, कमिटमेंट टू सच्चाई, कि आप अपने लगाव के साथ करते रहें, यकीन के साथ करते रहें। तो यही मेरा आपके लिए मैसेज होगा कि गिव अप ना करें, लोगों से मत डरे, समाज से मत डरे, बल्कि लड़े समाज से। बिल्कुल। शिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया हमें और हमारे साथ आप मौजूद रही प्रोग्राम में। नाज़रीन, असां तव्हांजी मुलाक़ात शिमा किरमानी सां कराई ऐं तव्हां उन्हनि जी कहाणी ॿुधी, ऐं असां चाहींदासीं त जेको नेक्स्ट एपिसोड अचे तव्हांजे साम्हूं अहिड़ियूं कहाणियूं खणी अचूं जिन कहाणियुनि जी हिकिड़ी जदोजहद आहे जेकी तव्हांजे साम्हूं पेश कंदासीं। आईंदा बि कुझु कहाणियुनि, कुझु मौज़ूअनि सां गॾु तव्हांजे साम्हूं वरी पेश थींदासीं। त इजाज़त ॾिजो नेक्स्ट एपिसोड ताईं। अला बाई।